and welcome to our another video. And today in this video lecture, we are going to solve class 10 physics paper 1 according to 2022 examination pattern. In this question, in this paper, we will have in this question paper we will have total of 50 MCQs, in which we will have a total of 40 MCQs from the theory part and 10 MCQs from our ATP paper. So let's come to our question number 1. In question number 1, we have a simple pendulum, and a simple pendulum has fixed frequency and fixed amplitude, or variable frequency and variable amplitude. So we know that कि सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो इक्वल होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। इसी फॉर्मूले से अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। तो अगर लेंथ और जी में कोई वेरिएशन नहीं आ रही, सो दैट्स मीन दैट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड विल बी फिक्स्ड और कांस्टेंट। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहते हैं अगर लेंथ और ग्रेविटी दोनों में कोई चेंज नहीं आता है। जबकि अगर हम ड्यूरिंग वाइब्रेशन देखें तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा डिक्रीज होता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन हो गई, और अगर हम इसे यहाँ इस एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो डिस्प्लेस करने से वो टुवर्ड्स द मीन एंड अवे फ्रॉम द मीन मूव करेगा एक और न्यू एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और फिर वहां से जब वापस आएगा तो उसका एम्पलीट्यूड अब की बार कम हो चुका होगा कि ये हमारे पास पहले डिस्प्लेसमेंट थी, अब हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। इस तरह से आफ्टर ईच वाइब्रेशन और ईच ऑस्किलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस। दिस मींस दैट कि फ्रीक्वेंसी तो फिक्स रहती है बट एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है, वो चेंज होता रहता है। सो फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल एम्पलीट्यूड, so this will be the correct answer in this first question. Now let's see the question number 2. The total energy in the damped oscillation will be. What is damped oscillation? Damped oscillation is the decrease in amplitude of a vibrating body due to the presence of resistive force. Resistive force की वजह से, frictional force की वजह से जो वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड के अंदर कमी आती है, इस प्रोसेस को हम डैम्प ऑस्किलेशन या डैम्प वाइब्रेशन कहते हैं। और डैम्प वाइब्रेशन के अंदर जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी एक सिंपल पेंडुलम या वाइब्रेटिंग बॉडी की इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक चेंज होती है पोटेंशियल में और पोटेंशियल देन चेंज होती है काइनेटिक में, सच अ वे दैट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और जब हम डैम्प ऑस्किलेशन की बात करते हैं तो डैम्प ऑस्किलेशन में वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, जिसकी वजह से some part of the energy is wasted to overcome the resistance. So in that way we can say that in damped oscillation the total energy is decreased and eventually the vibrating body comes to rest at new position because all of its energy is wasted to overcome the resistive forces. Now let's see question number 3. A point is marked in the rope before the rope is set to oscillate. At a particular position, what will be the direction of energy? We have to identify the direction of energy. और सवाल के अंदर यहाँ हमारे पास वेव की डायरेक्शन रिप्रेजेंट की भी है कि राइट डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है। सो वी नो दैट व्हाट इज वेव। वेव इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव की जो बेसिक डेफिनेशन है, इट इज द कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव हमेशा जो है वो किसी भी मीडियम से और विदाउट मीडियम जो है वो एनर्जी को कैरी करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट। एंड जो डायरेक्शन वेव की है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है वही डायरेक्शन असल में
एनर्जी की भी होगी, बिकॉज वेव क्या है, वेव असल में एनर्जी का कैरियर है, एनर्जी को लेके अपने साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है विदाउट ट्रांसफरिंग द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल्स को ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी, वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। तो अगर राइट डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है तो एनर्जी भी राइट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। Then let's see question number 4. What is the name of the given effect that allow the wave front to reach at point X shown in the given diagram? So as we can see, यहाँ जो waves हैं, जब इस टाइनी गैप से या ये जो स्लॉट गिवन है यहाँ से वेव ट्रैवल करेगी तो वेव कन्वर्ट हो जाएगी सेमी सर्कुलर वेव्स के अंदर, और वी कैन सी दैट वेव जो है वो स्प्रेड हो जाएगी ड्यू टू द शार्प बाउंड्रीज of this barrier. So this spreading of wave is called diffraction. तो इस डायग्राम के थ्रू हमें डिफ्रैक्शन का प्रोसेस दिखाया जा रहा है। So the correct answer is option C. Now we have question number 5. The water waves travels from the deeper water into the shallower water. Deep to shallow region के अंदर water waves travel कर रही हैं, and we know that deep to shallow region में travel करते रहे water waves bend हो जाएंगी, and this bending is always towards the normal. साथ साथ फ्रीक्वेंसी सेम रहती है इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव की, और वेवलेंथ और स्पीड ये दोनों वो पैरामीटर्स हैं जो कि डीप टू शैलो रीजन जाते हुए डिक्रीज हो जाते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन है इट विल बी ऑप्शन बी, के जिसमें कहा गया है कि द वेव स्पीड डिक्रीजेस, के वेव की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 and 7. A child throws a stone into a very still pond. Where the stone hits the water, water travels outward in a circular pattern until they reach the side of the pool. In a very uncharacteristic move of this child, he noticed 6 waves arise in a time of 3.2 seconds. So we have got the number of waves हमें गिवन है और साथ साथ टाइम गिवन है, और हमें आइडेंटिफाई कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। सो इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम 6 डिवाइडेड बाय 3.2। तो अगर हम 6 को डिवाइड करें 3.2 से, we will get 1.875. So the correct answer will be option C, 1 point round off to 2 decimal places, 1.88 hertz. So let's see question number 7. Bats detect the obstacle in their path by receiving the reflected ultrasonic wave. Bat वो एनिमल्स हैं जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स में कम्युनिकेट करते हैं, दे कैन सेंस और दे कैन फील द अल्ट्रासाउंड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 2 साउंड वेव गिवन है, वन इज द साउंड एक्स एंड द अदर इज साउंड वाई, और हमें सवाल के अंदर पिच और वॉल्यूम इन दोनों को कंपेयर करना है। पिच दैट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड द वॉल्यूम दैट इज रिलेटेड टू लाउडनेस। तो अगर हम एक्स और वाई को कंपेयर करें तो वी कैन सी कि दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। साउंड एक्स और साउंड वाई दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इसका मतलब है दोनों की लाउडनेस सेम होगी और दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। जबकि अगर हम साउंड वाई को देखें तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब है दिस विल बी श्रिल साउंड एज कम्पेयर टू साउंड एक्स, और श्रिल साउंड मीन्स इट हैज़ हाई पिच एज कम्पेयर टू साउंड एक्स। सो लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ इन तीनों फैक्टर्स के अंदर ये कहा जा रहा है कि वॉल्यूम
हाई होगा, सो वॉल्यूम हाई नहीं है, जैसे कि मैंने बताया एम्पलीट्यूड सेम है, so x and y have the same loudness or same volume, but the pitch of the y is higher. Option D is the right answer. Then we have a simple question, that is question number 9. और इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इन तीन रेज को आइडेंटिफाई करना है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे. So we know that this is our incident, this is refracted and this is emergent. So AB is the incident ray, BC is the refracted ray and CD is the emergent ray. So in that case option A is our right answer. Then we have question number 10. Which diagram correctly show the formation of real image on the screen? कौन सी डायग्राम जो है वो रियल इमेज को फॉर्मेशन को करेक्ट डिस्क्राइब कर रही है? सो ऑप्शन सी को हम एट द फर्स्ट इंस्टेंट कैंसल आउट कर देते हैं, बिकॉज ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मीट नहीं कर रही. इमेज इज फॉर्म व्हेन रिफ्रैक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट. सो ये ऑप्शन को हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं. सेकेंडली अगर हम ऑप्शन ए को देखें, सो दिस इज आवर इंसिडेंट रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and according to this diagram this point ray, refracted ray passes through principal 2 times principal focus or 2f. So this option will be incorrect because incident ray is parallel to principal axis, then refracted ray pass through principal focus. So refracted ray focus से pass होती है. इसी तरह से बी ऑप्शन को भी हम इनकरेक्ट कर देते हैं बिकॉज इंसिडेंट पैरेलल रे इज पासिंग थ्रू 2f. जबकि इनकरेक्ट बात है ये क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल इंसिडेंट रे पैरेलल हो तो फोकस से गुजरती है, जैसे कि यहाँ ऑप्शन डी में गिवन है जिसमें इंसिडेंट रे पैरेलल है, रिफ्रैक्टेड रे पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस है, और ये इंसिडेंट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर को स्ट्राइक कर रही है तो इट पास स्ट्रेट थ्रू इट. In this case, option D is the correct ray diagram of this situation. इमेज की जो पोजीशन है इट इज ऑन द साइड x, जहाँ से यहाँ पोजीशन मार्क की भी है, तो यहाँ से इमेज तो बन रही है बट वो नजर हमें आएगी एट पॉइंट y. So the correct answer will be option A, that image is virtual and can be seen at point y. Then we have question number 12. Light enters a flat water at an angle of 27 degree and the refractive index of water is 1.33. At what angle does the light refract? So हमें angle of refraction मालूम करना है, angle of incident given है और refractive index given है. So in that case we will apply the formula of refractive index such that sine of angle I divided by sine of angle R is equal to n. उसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारा कुछ सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा. n की जगह हमने 1.33 प्लेस किया, i की जगह हमने 27 प्लेस किया और साइन r को दूसरी सब ले जाके मल्टीप्लाई किया और 1.33 यहाँ पे लाकर डिवाइड कर दिया. साइन 27 की वैल्यू हमारे पास 0.4539 होती है, इसे सब्स्टिट्यूट किया और 1.33 से डिवाइड कर दिया. फाइनली जब हमने आर फाइंड मालूम करना था तो हमने साइन इनवर्स फंक्शन अप्लाई करके आर की वैल्यू फाइंड आउट की. आर इक्वल्स 19.9 डिग्री. सो द करेक्ट आंसर विल बी 20.0 डिग्री, दैट इज इन ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं. In the given diagram which pair of angle states angle of incident and the angle of refraction. So angle of incident is formed between IN and the angle of refraction is formed between RN. So this is I and this is R and this is our normal line. So this angle is formed between IN and this angle is formed between RN. So angle 1 and 4 are the angle of incidence and refraction.
Then we have question number 14. The diagram shows an object positioned close to a thin converging lens inside of the focal length. So as we can see that this lens is our convex lens और जो ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस किया गया है वो इनसाइड दी फोकस प्लेस किया गया है. सो वी नो दैट कि जब ऑब्जेक्ट को इनसाइड दी फोकस प्लेस किया जाए तो रिफ्रैक्टेड रेज जो सारी हैं वो आपस में डाइवर्ज करती हैं और इन रेज को इन रेज से अगर हमें इमेज फॉर्म करनी है सो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बिकॉज ये रेज डाइवर्ज हो रही हैं फ्रॉम दिस पॉइंट. सो ये हमारे पास एक इमेज फॉर्म हो जाएगी दैट विल बी वर्चुअल इन नेचर. सो साइज होता है वर्चुअल इमेज का जो कि कॉन्वेक्स लेंस से फॉर्म होती है वो बड़ी होती है. सो द करेक्ट आंसर इज वर्चुअल इमेज in large image and the left side of the O. So option C is our right answer. Then we have question number 15. The diagram shows the ray of light total internally reflected at the boundary of the substance A and B. तो यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है और यहाँ से पास होने के बजाय मीडियम 2 के अंदर सब्सटेंस बी में एंटर होने के बजाय वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो रही है विद द सेम एंगल. सो दिस मीन्स कि यहाँ कोई मिरर मौजूद नहीं है बट स्टिल लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है through the process of total internal reflection. It means the condition of total internal reflection is fulfilled such that incidence is greater than critical angle and light traveling from dense to rare medium. Dense medium से rare medium के अंदर light travel कर रही है. It means this will be the dense medium and this will be our rare medium. इसका मतलब है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2. So N1 will be greater than N2. Angle of incidence greater than critical angle and substance A will have the greater refractive index than B. So in this way option A is the right answer. Then we have question number 16. The diagram shows the passage of light from air to glass. A number of angles have been labeled in this diagram. So this is our incident ray, this is the refracted ray, and this means and this is normal. So ये एंगल I हो जाएगा, ये एंगल R हो जाएगा और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ P डिवाइडेड बाय साइन ऑफ S. Sin P over sin S is the right answer. Let's see question number 17. We have two balloons X and Y that are suspended by insulating thread. They are held each other near a negatively charged balloon. The balloon hangs as shown. So हमारे पास दो balloons मौजूद हैं X और Y और हमारे पास एक थर्ड balloon मौजूद है और उस balloon के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है. जब इन दोनों बलून्स को हम इस नेगेटिवली चार्ज बलून के करीब लेकर आते हैं तो यहाँ पे हमें रिपल्जन शो हो रही है. दिस मीन्स दैट बलून एक्स विल बी नेगेटिवली चार्ज जबकि वाई के साथ अट्रैक्शन शो हो रही है. इसका मतलब है कि बलून वाई इज पॉजिटिवली चार्ज. बलून एक्स इज नेगेटिव एंड बलून वाई इज पॉजिटिव. Option B will be the right answer. Let's see question number 18. Two similar balloons hang side by side on insulating thread at a short distance. They both are rubbed with the same dry cloth and become charged. दोनों balloons को हमने same dry cloth से रब किया और चार्ज हो गया दोनों पे. तो अगर हम सेम बलून को सेम टाइप ऑफ बलून को सेम टाइप ऑफ ड्राई क्लोथ से रब करते हैं तो दोनों केस के अंदर जो दोनों बलून्स पे चार्ज आएगा वो सेम होगा बिकॉज दोनों जो मटेरियल्स हैं फर्स्ट बलून को भी हमने उसी ड्राई क्लोथ से रब किया, सेकेंड बलून को भी जब हम उसी ड्राई क्लोथ से रब करेंगे तो दोनों केस के अंदर जो बलून पे चार्ज आएगा वो सेम होगा. अगर फर्स्ट बलून पॉजिटिव चार्ज है तो सेकंड बलून भी पॉजिटिवली चार्ज होगा. इफ द फर्स्ट बलून गेट्स नेगेटिव चार्ज देन द सेकंड बलून विल आल्सो गेट द नेगेटिव चार्ज.
So in short, we can say that both balloon will have the same charge and same charge will repel each other. So this repulsion shows that both balloons got the same charge. Option B is the right answer. Then see question number 19. A negatively charged rod is held close to the side of a metal sphere. The other side of the sphere is earth. तो एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को हम इस मेटालिक स्फीयर के करीब लाते हैं जो कि ऑलरेडी अर्थ किया हुआ है. तो विच डायग्राम शोज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ग्राउंड कनेक्टेड है. और ये बात अच्छी तरीके से याद रखें कि जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे, जिस प्लेस पर भी ग्राउंड कनेक्टेड होगा उस पॉइंट पे, उस रीजन पे चार्ज स्टे नहीं कर सकता. So this option is incorrect. Similarly, for the same reason, option B is also incorrect because ये जो जिस जगह पे हमारे पास ग्राउंड कनेक्टेड है उस जगह पे नेगेटिव चार्ज शो करिए डायग्राम. सिमिलरली यहाँ पर भी ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज शो किया जा रहा है जबकि यहाँ पर ग्राउंड कनेक्टेड है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. जैसे कि नेगेटिवली चार्ज रॉड को उसके करीब लेकर आए तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुई चार्जेस की और ये एंड हो गया हमारा नेगेटिव. यहाँ से सारे नेगेटिव 1 बाय 1 इस ग्राउंड के अंदर ट्रैवल करने लग गए और फाइनली यहाँ से सारा चार्ज रिमूव हो गया और इस तरह की कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी जब एक नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके करीब लाती है. सो ऑप्शन डी वी हैव इज द राइट आंसर. Let's see question number 20. क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास दो चार्ज प्लेट्स मौजूद हैं, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स. और उन चार्ज प्लेट्स के दरमियान हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आइडेंटिफाई करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न आइडेंटिफाई करना है. तो वी नो दैट ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं. ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर इनकरेक्ट. And electric field lines always move from positive to negative charge. So ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है जिसमें पैरेलल लाइंस हैं that are moving from positive to negative charge. Now let's see question number 21. How much charge will be deposited when two parallel plate capacitor each of 3 microfarad connected with a 50 volt battery? So और कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताया गया है कि कॉम्बिनेशन यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो लेट्स से हमारे पास ये दो कैपेसिटर्स मौजूद हैं 3 माइक्रोफराड एंड 3 माइक्रोफराड. These two capacitors are connected in series with a 50 volt battery. तो टोटल कैपेसिटेंस पहले तो हम मालूम करते हैं और हमें पता है कि जो चार्ज दोनों कैपेसिटर पे होगा वो इक्वल होगा इस टोटल चार्ज के बिकॉज सीरीज में चार्ज रिमेन सेम. तो सबसे पहले तो टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो इज 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2. तो 1/c will be equals to 1/3 plus 1/3 equals to 2/3. C will be equal to 3/2 और 1.5 माइक्रोफराड. टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास 1.5 माइक्रोफराड आ रही है. We know that Q is equals to CV, total charge equals to total capacitance and total voltage. टोटल कैपेसिटेंस हमारी है 1.5 exponent minus 6 farad and total voltage is 50. So result will be 75 10 raised to the power minus 6 coulombs or 7.5 10 raised to the power minus 5 coulombs जो कि चार्ज होगा. So the correct answer is option A. Then we have question number 22. A hair comb becomes positively charged. So comb gets the positive charge and the positive charge on any body occurs due to the loss of negative charges because positive charge cannot be gained by any body. So this means that negative charge is lost by the comb.
So the bomb loses electrons, so that's why it becomes positively charged. Option C is the right answer. Which of the following property of the electric field line is false? So they are vector quantities because this line travels from positive to negative charge. So they have a specific particular direction. This is the correct property. They never intersect each other. These lines, electric field lines, never intersect each other. They start from positive and terminate into the negative charge. This is also correct. So the false statement is in option C, that they try to follow the longest path. This is the incorrect property. Option C is the right answer. P and Q, two bodies have masses M1, M2 and charge Q1, Q2 lying at a distance of R. What will be the electrostatic force? So this is charge Q1, this is the charge Q2, and the distance between them is R. So electrostatic force will be equal to K Q1 Q2 over R square. So option D is our right answer. Then we have question number 25. Which of the following is the symbol of fuse? So this symbol that is in option C is the right answer because this is the symbol of fuse. Then let's see question number 26. Two resistors are connected in parallel combination and we have to find the total resistance. So for total resistance, the formula for the total resistance is 1 over R1 plus 1 over R2, and 1 over R will be equals to 1 over 8 plus 1 over 12. So here we have to solve the complete expression for the total captive resistance. हमने 12 और 8 का LCM लिया, 24 आया, न्यूमरेटर becomes 3 plus 2 and 5 over 24. Then reciprocate किया on the both sides, we get 24 over 5 and the ratio or division 24 divided by 5 is 2.8. So correct answer is option C. The total resistance is 4.8 ohms. Let's come to question number 27. Two resistors are connected in parallel combination. The current through the top resistance is 2 ampere. What is the reading on the ammeter? तो ये हमारे पास एक एमीटर मौजूद है, तो यहाँ हमें करंट की वैल्यू मालूम करनी है. We know that पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ जो करंट फ्लो करेगा इट विल बी I2. और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें हमारे पास वोल्टेज हमेशा बराबर होता है, जबकि करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ हमारे पास कुछ सोल्यूशन मौजूद है कि जो करंट R1 में से फ्लो कर रहा है इट इज I1 जो कि 2 एम्पेयर है एंड रेजिस्टेंस इज 10 ohms. तो हमने यहाँ से वोल्टेज निकाल लिया, वोल्टेज इज इक्वल्स टू IR और I और R को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ हमारे पास R1 का जो वोल्टेज आ गया इट इज 20 वोल्ट. पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम होता है, तो उसका मतलब है कि यहाँ जो रेजिस्टेंस R2 है इसमें भी वोल्टेज 20 वोल्ट का ही रहेगा. और यहाँ से हम करंट मालूम करेंगे, तो करंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा I2 इक्वल्स टू V2 अपॉन R2. सो V2 इज 20 जो कि सेम है एज R1 और R2 की वैल्यू गिवन है 5, तो हमारे पास I2 का करंट आ गया 4 एम्पीयर. ऊपर वाली रेजिस्टेंस से 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है, नीचे वाली रेजिस्टेंस से 4 एम्पीयर का करंट जा रहा है. इट्स मीन कि यहाँ जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द एमीटर इट इज 6 एम्पीयर. So option D will be the right answer. Let's see question number 28. In our 10 ohm and 330 ohm resistor connected in series as shown in the diagram, what will be the reading on the voltmeter? Voltmeter की reading क्या होगी? So यहाँ हमारे पास दो resistance है. Let's say this is R1 and this is R2 and सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है जबकि करंट सेम रहता है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ से फ्लो होने वाला करंट मालूम कर लेते हैं. दिस इज द टोटल करंट
जो कि R1 और R2 दोनों में से फ्लो करेगा. So we know that the I is equals to V over R. Total current will be equals to total voltage divided by total resistance. So total current will be equals to total voltage जो कि 8 है, और total resistance सीरीज में अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगी 40. So 8 over 40 is the current flowing through the circuit. 8 over 40 equals to 0.8 ampere. तो ये वो करंट है जो कि दोनों में से फ्लो हो रहा है. यहाँ का जो करंट है वो हो जाएगा 0.8 एम्पेयर, और यहाँ पर भी जो करंट है वो इक्वल हो जाएगा 0.8 एम्पेयर. तो यहाँ जो हमें वोल्टेज मालूम करना है, V will be equals to IR. तो I is 0.8 and R is 10. तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा V is equals to 8 वोल्ट. यहाँ हमारे पास 8 वोल्ट रहेगा रेजिस्टेंस R2 पे. यहाँ हम थोड़ी सी करेक्शन करते चलें कि जो हमारा करंट की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 40 इज 0.2 एम्पेयर. तो यहाँ रेजिस्टेंस में जो करंट है 0.2 एम्पेयर, दूसरी रेजिस्टेंस के ऊपर भी करंट 0.2 एम्पेयर ही रहेगा. तो अगर हम इसका वोल्टेज मालूम करना है V इक्वल्स टू IR, करंट हमने प्लेस कर दिया 0.2 और रेजिस्टेंस हमने प्लेस कर दी 10. सो रिजल्ट इज 2. सो टोटल 8 वोल्ट में से 2 वोल्ट यहाँ मौजूद होंगे, जबकि 8 वोल्ट मौजूद होंगे एट 30 ओम रेजिस्टेंस. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29. A student connects the circuit as shown. The switches must be closed for both the bell and the lamp to ring. यहाँ हमारे पास लैंप मौजूद है और ये हमारे पास मौजूद है रिंग. यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 4 स्विचेस मौजूद है. इनमें से कौन से स्विच को क्लोज करने से बल्ब और लैंप, बल्ब और रिंग दोनों वर्क करेंगे. तो अगर हम इस 1 को क्लोज करते हैं, 2 को क्लोज करते हैं और 3 को क्लोज करते हैं, तो इन 1 2 और 3 को क्लोज करने से ये एक पैरेलल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से बेल रिंग करेगी एंड लैंप विल ग्लो. जबकि स्विच 4 के ओपन या क्लोज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो 1 2 and 3 is the right answer, that is in option C. Now let's see question number 30. The diagram shows a toaster that has been wired up. 3 fuses are connected with the toaster, but only one or two have been connected correctly. So which of the fuse has been positioned correctly? कौन सा फ्यूज है जो कि सही से कनेक्ट किया है हमने? तो वी नो दैट जब भी हम फ्यूज को कनेक्ट करेंगे तो फ्यूज हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है. तो इट्स मीन कि ये वाला फ्यूज गलत है बिकॉज ये पैरेलल में लगा हुआ है. सेकेंड थिंग इज दैट फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड विद लाइव वायर. लाइव वायर के साथ हमेशा लगता है, तो ये फ्यूज भी इनकरेक्ट हुआ बिकॉज ये न्यूट्रल के साथ लगा हुआ है. सो इन दिस केस ओनली फ्यूज X is connected correctly with this toaster. Option B is the right answer. A metal wire cross section and a diameter D and M. Which pair changes if both carried out must increase the resistance? So we know that resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area. So area is equals to pi r square, or we can say that pi d square over 4. 4 and pi जो कि constant है, तो हम कह सकते हैं कि resistance is proportional to square, inversely proportional to square of d, और directly proportional to L. तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं इंक्रीज L एंड डिक्रीज D. अगर हम जो है वो L को डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी. तो दिस मीन्स दैट दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज सवाल में हमसे पूछा हुआ है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कैसे होगी. सो डिक्रीजिंग L वंस अगेन, ये दिस विल डिक्रीज द रेजिस्टेंस. सो बोथ ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. इंक्रीज L एंड इंक्रीज L. तो COD में से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस अगर हमें इंक्रीज करनी है तो डायमीटर जो है वो डिक्रीज होना चाहिए.
सो ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है कि अगर हम लेंथ को बढ़ा दें और डायमीटर को कम कर दें जिससे एरिया भी कम हो जाएगा तो ओवरऑल द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर will decrease. Option C is the right answer. Question number 32. Which of the following fuse must be most suitable for a circuit in which 2000 watt kettle is connected to a 240 volt supply? So, we have the power and voltage. So, current मालूम करते हैं. Current is equals to P upon V. Power is 2000 and the voltage is 240. So 2000 को हम डिवाइड कर देते हैं 240 से, we will get 8.33 ampere. So we know that the fuse is always slightly greater than the working current. So 8.33 ampere का current it will draw, which means we will connect a 9 ampere fuse with that electric kettle. Option C is the right answer. क्वेश्चन नंबर 33 में अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मौजूद है जिसमें थंब है, दिस इज फोर फिंगर एंड दिस इज मिडल फिंगर. दिस रिप्रेजेंट द फोर्स, दिस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस रिप्रेजेंट द करंट. फोर्स, फील्ड एंड current. So option C is the right answer. The sensitivity of the galvanometer can be increased by having more number of turns, fewer turns, weaker turns and stronger spring. So galvanometer की अगर हमें sensitivity को increase करना है, so for that we need to have more number of turns on the coils ताकि वो coil जो है वो ज़्यादा magnetize हो सके. Option A is the right answer. Question number 35. Which of the following device is an example of electromagnetic induction? So electromagnetic induction की basis पे जो device work करती है, it is the AC generator. Option D is right answer. Let's see question number 36. A magnet is suspended from a spring so that it can move freely inside the stationary coil. The coil is connected to a galvanometer. The magnet repeatedly moves slowly up and down. What does the galvanometer show? So, इस magnet की continuous movement, upward downward movement की वजह से there will be a flux, change of flux on this coil, and this coil will experience induction and that will produce induced EMF and flow induced current. And current की वजह से galvanometer will choose the deflection. सो लेट्स से अगर ये मैग्नेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सो ये जो नीडल है हमारे गैल्वेनोमीटर की वो राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाएगी. और अगर लेट्स सपोज ये मैग्नेट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सो अब इस केस के अंदर जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. बिकॉज इन दिस प्रोसेस द करंट इंड्यूस इज द ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है. So constant changing reading, steadily reading to the left, steady constant reading to the right and steady reading of 0. So steady का मतलब होता है same, जबकि यहाँ same reading produce नहीं होगी बल्कि constant changing current flow करेगा. Option A is the right answer. Then let's see question number 37. In a current carrying coil in a magnetic field experiences a turning effect. We know that whenever a conductor or coil is placed, a current carrying coil is placed inside the magnetic field, it will produce a couple on that coil. How can the turning effect can be increased? So the factors that affect the turning effect are P eta is equals to VINA. These all the factors: magnetic field strength, amount of current, number of turns and area of the coil. These four factors are directly proportional to the amount of torque produced. So चारों में से किसी भी फैक्टर को अगर हम इंक्रीज करें, so it will increase the amount of torque acting on that coil. So increasing the number of turns, that is in option A, is our right answer. Question number 38. When a wire is moved upward between the poles of the magnet, electromotive force is induced across the wire.
Which device uses a moving wire to induce an EMF? कि किस डिवाइस के अंदर मूविंग कंडक्टर होता है जिसकी वजह से EMF इंड्यूस होता है? तो इन चारों डिवाइसेस में से दी जनरेटर, द AC जनरेटर इज अ डिवाइस जिसके अंदर कंडक्टर के मूव होने की वजह से उसके ऊपर फ्लक्स का चेंज आता है एंड इट इंड्यूस EMF. For this question, option B is the right answer. Let's see question number 39. इस क्वेश्चन नंबर 39 में हमारे पास ये नॉट गेट मौजूद है, यहाँ हमारे पास नैंड गेट मौजूद है और यहाँ हमारे पास नॉर गेट मौजूद है. हमने यहाँ पर इनपुट में इसे 0 और इसके इनपुट में 1 अप्लाई किया एंड हम हमें x और y जो कि कंप्लीट आउटपुट है वो मालूम करके दिखाने. सो लेट्स से अगर हमने नॉट में 0 अप्लाई किया है सो दिस 0 विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 और ये 1 जो है वो नैंड के साथ इनपुट जाएगा. यहाँ जो हमने Q में इनपुट दिया था 1, ये दो जगह जाएगा, एक तो यहाँ आ जाएगा इनपुट और एक यहाँ से बिल्कुल सीधा नॉट पे चला जाएगा इनपुट 1. अब देखते हैं इस नैंड की वर्किंग. 1 और 1 NAND 1 NAND 1 जिसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 डॉट 1 बार. और 1 और 1 का जो NAND है वो हमेशा 0 आता है, तो उसका मतलब यहाँ से आउटपुट 0 आ जाएगा. ये आउटपुट 0 एक तो यहाँ जाएगा और ये आउटपुट 0 जाएगा यहाँ पर. फिर अगर हम नॉर में देखें सो 1 नॉर 1 सॉरी 0 1 और 0 का जो नॉर है जिसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 + 0 होल बार. तो 1 और 0 का जो और है वो हमेशा 1 के बराबर आता है, तो अगर हम नॉर अप्लाई करें 1 और 0 का सो इट विल बिकम 0. तो यहाँ आउटपुट के अंदर भी जो आंसर आएगा इट विल बी 0. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39 इज आउटपुट एक्शन बाय बोथ आर 0. Now let's see the last question of this theory exam paper. Which of the following quantity will vary in the continuous manner? वो quantities जो कि continuously time के साथ साथ vary करती हैं, उन quantities को हम analog signals या analog quantities कहते हैं. जबकि वो quantities that remains constant in a specific interval of time, these are known as the digital quantities. Okay, so here we have the alternate to practical paper जिसमें हमारे पास total 10 MCQs मौजूद हैं. Let's come to the first question. The time period of 85 centimeter long simple pendulum. तो हमारे पास लेंथ मौजूद है जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो इट विल बिकम 0.85 मीटर्स. टाइम पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं T = 2 pi √L / G. इसके अंदर जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 × 3.14 and a square root of length that is 0.85 divided by G that is 10. So the result for the time period is 1.83 seconds. Correct option will be option D. Let's see the next question, number 2. The time period of the simple pendulum is independent of the mass and amplitude of the vibrating body. Option C is the right answer. Then let's see question number 3. Which diagram shows the correct passage of light through the glass block? कौन सी diagram जो है वो correct representation शो करिए? तो अगर हम सबसे पहले ऑप्शन सी को देखें तो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ जो इंसिडेंट रे है इट मेक्स 90 डिग्री विद द नॉर्मल. 90 डिग्री नॉर्मल के साथ फॉर्म करिए तो इट शुड हैव पास स्ट्रेट थ्रू इट, तो यहाँ स्ट्रेट नहीं पास हो रही, गलत डायग्राम है. बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ऑप्शन बी को देखते हैं तो ऑप्शन बी में ये हमारे पास इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे के साथ अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये हमारे पास पैसेज होना चाहिए था लाइट का. लाइट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. लाइट जो है वो नॉर्मल से अवे मूव हो गई है, रिफ्रैक्टेड रे, जबकि इसे टूवर्ड्स ही नॉर्मल बेंड होना चाहिए था, इसीलिए ये डायग्राम भी इनकरेक्ट है.
ऑप्शन डी को अगर हम देखें सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल 90 डिग्री बना के बिल्कुल सीधा उस वक्त पास हो सकती है जब इंसिडेंट रे इस तरह से मूव करे। इंसिडेंट रे अगर ऐसे स्ट्राइक करेगी तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे बननी चाहिए थी। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है बिकॉज इंसिडेंट रे एयर से ग्लास में जाते हुए टुवर्ड्स नॉर्मल एंड अगेन ग्लास टू एयर मूव करते हुए अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच डायग्राम इज करेक्टली ड्रॉन व्हेन अ व्हाइट लाइट स्ट्राइक्स द दैट व्हाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म और प्रिज्म से बाहर जब एग्जिट करेगी तो इट विल बी कन्वर्टेड और इट विल बी स्प्रेडेड इनटू 7 कलर्स। सो वी नो दैट लाइट जब यहाँ एयर से ग्लास में जाएगी तो बेंड हो जाएगी और जब ग्लास से दोबारा एयर में आएगी तो वंस अगेन बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो वन थिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जबकि बेंडिंग जो है वो वेव लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेशन एंड वेव लेंथ के साथ इनवर्सली रिलेशन। ये कॉन्सेप्ट है जो कि दूसरे क्वेश्चंस के अंदर भी अप्लाई होगा। सो हमें यहाँ पर किसी और तरीके से आंसर को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले वो देखते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन है सवाल के अंदर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी। सो दिस इज द राइट आंसर बिकॉज जब ये इंसिडेंट रे एयर में से ग्लास के अंदर जब ट्रैवल कर रही है तो वो बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड ग्लास से दोबारा एयर के अंदर ट्रैवल करते हुए इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल और वाइट लाइट हमें पता है स्प्रेड हो जाती है तो स्प्रेडिंग यहाँ ग्लास के अंदर भी शो की गई है और यहाँ से दोबारा एयर में आते हुए भी स्प्रेडिंग शो की गई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Then we have question number 5, the refractive index of water. So approximately the refractive index of water is 1.3. So the correct answer is option C. Let's see question number 6. Which label distance is marked as focal length of the convex lens? किस डायग्राम के अंदर focal length मार्क की हुई है? So the correct answer is option B because ये इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू रूल इट शुड पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये पॉइंट हमारे पास प्रिंसिपल फोकस हो गया। इसी तरह लेंस से लेके जो फोकस तक का डिस्टेंस है इट इज नोन एज फोकल लेंथ। सो ऑप्शन डी के अंदर फोकल लेंथ करेक्टली मार्क की गई है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। A student carries out an experiment to investigate the resistance. She takes a reading of potential difference and the current and plot the graph. A result to verify the Ohm's law. Which circuit should be used? So यहाँ एक स्टूडेंट जो है वो ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रही है जिसके लिए उसे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट लेनी है। सो शी टेक्स द रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो करंट मेजर करने के लिए वन शुड यूज द एम मीटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वन शुड यूज द वोल्ट मीटर। So ammeter is always connected in series while the voltmeter is always connected in parallel combination. So अगर हम यहाँ देखें so ammeter यहाँ सीरीज में और voltmeter यहाँ parallel में connected है। So this first option A is the right answer. यहाँ ammeter सीरीज में बट voltmeter बैटरी के साथ connected है। यहाँ एमीटर सीरीज में बट वोल्ट मीटर जो है वो रियोस्टेट के साथ लगा हुआ है जबकि यहाँ एमीटर सही है और वोल्ट मीटर लगा हुआ है सीरीज में। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन ए वाज आवर राइट आंसर। Then let's see question number 8. The student used the circuit shown to determine the resistance of two identical resistors. तो यहाँ दो रेजिस्टर मौजूद हैं जिनकी रेजिस्टेंस सेम है।
voltmeter reading is 2.2 and the current reading is 0.25 एम्पियर। वोल्टमीटर और वोल्टेज की एमीटर की जो रीडिंग है वो हमारे पास गिवन है। इसकी मदद से हम टोटल रेजिस्टेंस मालूम कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इक्वल आएगी V टोटल डिवाइडेड बाय I टोटल। टोटल भी है दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर, इट इज 2.2 एंड टोटल करंट जो कि सीरीज में सेम रहता है दोनों रेजिस्टेंस में से वो होगा 0.25 एम्पियर। तो अगर हम वोल्टेज को 2.2 को डिवाइड कर दें 0.25 से वी विल गेट 8.8। तो 8.8 टोटल रेजिस्टेंस है इस सीरीज कॉम्बिनेशन की। टोटल रेजिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। यहाँ फॉर्मूले सवाल के अंदर दोनों रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल and the total resistance is 8.8. So in this way 8.8 will be equals to 2R. So finally R will be equals to 4.4 ohms. So each resistor is connected of 4.4 ohms. So correct answer is in option C. Now let's see question number 9. The diagram shows two resistors connected in the circuit. What should be the combined resistance of this combination? So parallel combination है, parallel combination का formula apply करते हैं 1 over R equal 1 over R1 and 1 over R2. 1 over R will be equals to 1 over 6 plus 1 over 12. Further इसको solve करते हैं, we will get 2 plus 1. And R will be equals to 12 over 3, that is equal to 4 ohms. So the correct answer for this question is option A, 4 ohms. Let's see question number 10. Which diagram represents the direction of magnetic field around a straight current carrying wire? So current carrying wire को around जो magnetic field form होती है it can be found by using right hand grip rule. राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से हम करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं, जिसमें जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है कन्वेंशनल करंट को और जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन डी है जो कि राइट आंसर शो कर रहा है। दिस पॉइंट मींस द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज। तो अगर हम राइट हैंड रूल इसके ऊपर अप्लाई करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी जो कि सवाल के अंदर गिवन है।